हाय एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 मैथ्स का गाला असाइनमेंट 2025 का सॉल्व करने वाले हैं। हमने पेपर नंबर 2 का सॉल्यूशन स्टार्ट कर दिया था, जिसके अंदर हमने सेक्शन बी और सेक्शन सी पूरा सॉल्व करवा दिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा। आज के इस वीडियो में हम पूरा सेक्शन डी पूरा सॉल्व करेंगे, तो एक एक क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो हमें कमेंट कीजिएगा, हम उसको वापस से आपको दोबारा समझाने की कोशिश करेंगे। चलिए, सबसे पहले क्वेश्चन आता है हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 47, जिसमें हमसे बोला गया है डी इज अ पॉइंट ऑन द साइड बी सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। हमें क्या बोला गया कि एक ट्राइंगल ए बी सी है, ठीक है, उसके बी सी साइड पे एक डी पॉइंट है, सच दैट इस तरीके से पॉइंट है कि एंगल ए डी सी इक्वल टू एंगल बी ए सी। इस तरीके से पॉइंट को वहाँ पे बी सी के ऊपर पुट किया गया है जैसे कि एंगल ए डी सी और एंगल बी ए सी इक्वल हो जाए। तो हमें शो करना है सी ए स्क्वायर इक्वल टू सी बी इंटू सी डी। चलिए इसको प्रूफ करते हैं और इसको शो करते हैं कैसे शो होगा। चलिए आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमें एक ट्राइंगल दिया गया है, ट्राइंगल का नाम है ए बी सी, ए बी सी, और बोला गया है कि बी सी साइड पे एक पॉइंट डी है, तो हमने एक पॉइंट डी लेट कर दिया, ठीक है। और ये पॉइंट डी इस तरीके से है कि एंगल ए डी सी इक्वल टू एंगल बी ए सी होगा, ठीक है, इस तरीके से। और हमें प्रूफ क्या करना है, हमें शो करना है कि सी ए स्क्वायर इक्वल टू सी बी इंटू सी डी। ये हमें क्या करना है, शो करना है। चलिए देखते इसको कैसे करेंगे। ध्यान से देखिए, बी सी लाइन के ऊपर यानी बी सी साइड के ऊपर एक पॉइंट डी दिया गया है, और इस तरीके से कि एंगल ए डी सी यानी कि यहाँ पे हम एक लाइन ज्वाइन कर लेंगे। एंगल ए डी सी यानी ये वाला एंगल किसके इक्वल है, एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी, ये वाला एंगल, ठीक है। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं एंगल बी ए सी और एंगल ए डी सी इक्वल, ये हमें दिया गया है। हमें प्रूव करना है कि सी ए स्क्वायर इक्वल टू सी बी इंटू सी डी होगा। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो हमें गिवन है वो हम लिख देंगे। हम लिखेंगे कि डी इज अ पॉइंट ऑन साइड बी सी, और लिखेंगे एंगल ए डी सी इक्वल टू एंगल बी ए सी। ये क्या है, हमें गिवन है, ठीक है, ये हमें गिवन है। और आगे क्या लिखेंगे, अब ये ट्राइंगल ए डी सी और ट्राइंगल ए बी सी में आप सभी लोग देख पा रहे होंगे कि ये देखो, ये पूरा ट्राइंगल, ये पूरा ट्राइंगल, इसमें एंगल सी जो है कॉमन है। ये एंगल से ए बी सी ट्राइंगल में भी आता है और ए डी सी ट्राइंगल में भी आता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल सी इक्वल टू एंगल सी, क्या है, कॉमन है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि बाय एंगल क्राइटेरिया ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए डी सी, ठीक है। तो ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल ए डी सी कॉन्ग्रुएंट है। हम इसको यहाँ पे बना लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। ये हमने बनाया है ट्राइंगल ए बी सी, और दूसरा क्या है, उसका ट्राइंगल है ट्राइंगल ए डी सी, ठीक है। अब हमको यहाँ पे गिवन क्या है कि एंगल ए डी सी यानी एंगल ए डी सी, ये वाला एंगल, और एंगल बी ए सी, ये वाला एंगल कैसा है, इक्वल है। और दूसरा क्या कॉमन, यानी दूसरा कौन सा एंगल सेम है, एंगल सी और एंगल सी सेम है। अभी आप लोगों को पता होगा कि जब भी कोई भी दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उसके साइड का रेशियो इक्वल होता है, ये हमने सीखा हुआ है, ठीक है। तो उसका हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। आगे सॉल्व करेंगे हम, देखिए ध्यान से। हम यहाँ पे रेशियो लेंगे ए सी अपॉन में डी सी, ए सी अपॉन में डी सी इक्वल टू ए सी अपॉन में डी सी हमने ले लिया, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए और क्या प्रूफ करना है, देखिए, एक हमें ए सी आ गया है, एक डी सी आ गया है, दूसरा हमें सी बी चाहिए। सी बी कहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा, ठीक है। तो इस ट्राइंगल इस एंगल साइड का रेशियो लेंगे सी बी अपॉन में ए सी, तो हम लिखेंगे सी बी अपॉन में ए सी। इसको आगे सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ए सी का स्क्वायर इक्वल टू सी बी इंटू में डी सी। तो हम यहाँ पे इसको
रिवर्स करके लिख सकते हैं सी ए का स्क्वायर इक्वल टू सी बी इंटू सी डी। तो जो हमें चाहिए तो हमने क्या कर दिया है, प्रूफ कर दिया है। लेकिन अभी आप सब लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे हमने ए सी लिया तो उसके नीचे भी ए सी आना चाहिए क्योंकि ये साइड और ये साइड हुआ, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, कभी भी अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होता है, जैसे कि अभी मैं यहाँ पे एग्जांपल के रूप में सपोज करता है, ये रफ वर्क है, इसको नहीं लिखना आपको। जैसे कि ट्राइंगल ए बी सी मैंने लिया और ट्राइंगल, इसको नाम लेते हैं ई एफ जी, ठीक है। ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल ए इक्वल टू एंगल ई होगा। ये वाला एंगल सेम, देखो दोनों सेम ही साइड है। दूसरा क्या होता है, एंगल बी इक्वल टू एंगल एफ होता है, एंगल बी इक्वल टू एंगल एफ होता है, ठीक है। और क्या होता है, एंगल सी इक्वल टू एंगल जी होता है, एंगल सी इक्वल टू एंगल जी होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या होता है, हम रेशियो ले सकते हैं, साइड का रेशियो जो होता है वो सेम होता है, यानी कि इस तरीके से हम रेशियो लेते हैं। जब ये दोनों ट्रायंगल एंगल सेम होते हैं तो ए बी अपॉन में ई सी, ये वाला साइड तो ये वाला साइड लेते हैं, ए बी अपॉन में ई एफ, ठीक है, इक्वल टू ए सी अपॉन में ई जी, ए सी अपॉन में ई जी, ऐसे ले सकते हैं। लेकिन अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे ए सी लिया तो उसके नीचे यही वाला साइड आना चाहिए, उसके नीचे भी ए सी आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमने डी सी क्यों लिया? क्योंकि आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये वाला एंगल इधर था और ये वाला एंगल भी इधर था, दोनों एंगल सेम ही साइड थे, इसीलिए हम ऐसा ले पा रहे थे ए बी अपॉन ई एफ, ठीक है, या तो ए सी अपॉन ई जी या तो बी सी अपॉन बी सी। लेकिन यहाँ पे जो एंगल सेम है, यानी एंगल ए सेम है यहाँ पे और एंगल डी सेम है, वो अलग अलग जगह पे। अगर ये वाला एंगल यहाँ पे होता तो हम ले लेते कि एंगल ए सी अपॉन एंगल ए सी होता, ठीक है। लेकिन ये ट्राइंगल को अगर हम घुमाएं, देखिए इसको कैसे घुमाएंगे, अगर ये वाला एंगल इधर है, इसका जो सेम एंगल है वो भी ऊपर ही होना चाहिए। तो कौन सा एंगल दोनों सेम है, देखिए यहाँ पे हमने लिखा गया था, देखिए ध्यान से कि एंगल ए डी सी, एंगल ए डी सी, ये वाला एंगल और एंगल बी ए सी, ये दोनों सेम है, यानी ये दोनों एंगल सेम साइड ही होने चाहिए। यानी इसमें ऊपर है तो इसको भी हमें ऊपर ही ले जाना पड़ेगा। देखिए कैसे ले जाएंगे इसको ऊपर। तो अगर हम ये ट्राइंगल को रोटेट करें ऐसे तो ये कुछ ऐसा होगा, ये डी नीचे था वो ऊपर चला जाएगा, ठीक है, ए नीचे आ जाएगा और सी इधर आ जाएगा। तो अभी ये डी ऊपर चला जाएगा, यही डी एंगल और ये रहा सी एंगल, ठीक है। अभी आप लोग देख पा रहे होंगे कि एंगल ए और डी जो सेम थे अब वो सेम साइड आ गए। तो अब लीजिए रेशियो ए सी अपॉन में, यहाँ पे सी आएगा तो यहाँ पे आएगा, ठीक है। अभी देखिए ए सी अपॉन में डी सी, बी सी अपॉन में ए सी, ठीक है। इसके आगे आप सॉल्व करें। अगर अभी भी आपको ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं इसका अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 48 आता है हमारे सामने। क्वेश्चन नंबर 48, स्टेट एंड प्रूफ द कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम, ठीक है। कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम हमें प्रूफ करना है, उसको स्टेट करना है। चलिए इसको करते हैं। हमें इस क्वेश्चन में स्टेट और प्रूफ करना है कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम। चलिए सबसे पहले इसको हम स्टेट करते हैं। कन्वर्ज थ्योरम, कन्वर्ज थेल्स थ्योरम क्या बोलता है, वो बोलता है इफ अ लाइन डिवाइड एनी two side of a triangle in same ratio, then the line is parallel to the third side, ठीक है। कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम क्या बोलता है, अगर कोई भी एक लाइन है जो ट्राइंगल के दो साइड को सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है तो जो लाइन है वो ट्राइंगल के थर्ड साइड के पैरेलल होगा, ठीक है। क्या कहना चाहते हैं यहाँ पे शॉर्टकट में समझ लीजिए। जैसे कि ये ट्राइंगल है और कोई भी एक लाइन है, इस ट्राइंगल की दो साइड को सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है, ये वाला रेशियो सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो ये जो लाइन है वो थर्ड साइड के पैरेलल होगा। ये बोलता है हमारा थेल्स थ्योरम, ठीक है। देखिए अब हमें क्या करना है, इसको प्रूफ भी करना है। चलिए इसको प्रूफ करते हैं। ये प्रूफ करने में सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पे एक ट्राइंगल हमने बना लिया है
उस ट्रायंगल का हमने नाम दिया है ए बी सी। ठीक है, हमने एक पैरेलल लाइन बनाई है बी सी साइड के जिसका नाम हमने दिया है डी ई। ठीक है, और एम जो है ए सी के परपेंडिकुलर है, यानी ए सी के परपेंडिकुलर है, दैट मीन्स कि ए ई के भी परपेंडिकुलर होगा। और एन जो है ए बी के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ये ए डी के भी परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन क्या है हमें। देखिए ध्यान से देखते हैं गिवन क्या है। तो हमें गिवन है ट्राइंगल ए बी सी, लाइन डी ई, डी ई पैरेलल टू लाइन बी सी intersect at point D and E of side AB and AC। ये हमें गिवन है। ठीक है, हमें प्रूफ क्या करना है, इधर लिखेंगे हमें प्रूफ क्या करना है। प्रूफ हमें करना है AD अपॉन में DB इक्वल टू AE अपॉन में EC। अब यहाँ पे हम प्रूफ करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने ट्राइंगल बना लिया था, लाइन डी ई बता दिया था, उसके पैरेलल ही हमने बता दिया था। अब हम क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। किसको ज्वाइन करेंगे, बी ई को ज्वाइन करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ज्वाइन बी ई लाइन एंड ये लाइन डी सी लाइन एंड और क्या ड्रॉ करेंगे, डी एम ड्रॉ करेंगे। डी एम किसके परपेंडिकुलर था, ए सी के परपेंडिकुलर, दैट मीन्स ए ई के भी होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डी एम इज परपेंडिकुलर टू ए सी, कुछ भी लिख सकते हो आप। और क्या ड्रॉ करेंगे, एंड ड्रॉ ई एन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ई एन ड्रॉ करेंगे, वो किसके परपेंडिकुलर, ए बी के परपेंडिकुलर, यानी कि ए डी के भी होगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे ई एन परपेंडिकुलर टू ए बी। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे ट्राइंगल ए डी ई, यानी ए डी ई, ये वाले ट्राइंगल में हम देखेंगे। मैं बताया ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, ट्राइंगल का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है उसके एरिया का। ठीक है, उसके एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। उस फॉर्मूले को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो हम सबसे पहले ये फॉर्मूला ए डी ई ट्राइंगल में लगाएंगे। तो हाफ लिखेंगे, हाफ इसका बेस क्या है, इसका बेस है ए ई, तो ए ई लिखेंगे। और इसकी हाइट क्या है, हाइट है ये, इसकी हाइट है डी एम। ठीक है, इसको यहाँ पे लिखेंगे डी एम। इसके बाद हम ट्राइंगल कौन सा देखेंगे, इसका हम ट्राइंगल लिखेंगे ए डी ई। देखिए ध्यान से, ए डी ई, यही ट्राइंगल लिखेंगे वापिस से। देखिए ध्यान से, ट्राइंगल ए डी ई। इसके बाद हम इसमें भी वापस लगाएंगे हाफ। अब इस बार हमने क्या किया था, बेस को ये लिया था और हाइट को ये लिया था। इस बार हम बेस को ये लेंगे और हाइट को ये लेंगे। देखिए बेस क्या हो गया, यहाँ पे ए डी होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे बेस। बेस क्या है हमारा, ए डी, और हाइट क्या है, हाइट है हमारा ई एन, तो ई एन लिख देंगे हाइट। ठीक है, इसके बाद अब कौन सा ट्राइंगल लिखेंगे, अब हम ट्राइंगल बी डी ई लिखेंगे। ठीक है, बी डी ई, ये वाला ट्राइंगल लिखेंगे। चलिए ध्यान से देखते आगे। तो हम लिखेंगे ट्राइंगल बी डी ई इक्वल टू हाफ और बी। अब बेस क्या होगा, ध्यान से देखिए, ट्राइंगल कौन सा है, ट्राइंगल हमारे पास डी ई सी। ये देखिए ट्राइंगल है डी ई सी, वाला ट्राइंगल, इसमें बेस क्या होगा, ई सी होगा। तो मैं यहाँ पे लिखेंगे ई सी। और हाइट क्या होगा, हाइट देखिए ध्यान से, यहाँ पे हाइट क्या होगा, डी एम। डी एम होगा, तो यहाँ पे हम लिख देंगे हाइट डी एम। अभी हम इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 3 नाम देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 4 नाम देते हैं। अब हम क्या करेंगे, डी एम वालों का रेशियो लेंगे और ई एन वाले का रेशियो, यानी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 4 का रेशियो लेंगे। इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को हम डिवाइड करेंगे। रेशियो लेंगे, डिवाइड एक ही होता है। चलिए आगे सोल्व करते हैं। तो हम इक्वेशन 1 डिवाइड बाई इक्वेशन कौन सा करेंगे, इक्वेशन 4। ठीक है, और कौन सा करेंगे, इक्वेशन 2 डिवाइड बाई इक्वेशन कौन सा करेंगे, इक्वेशन 3। ठीक है, चलिए इसको आगे डिवाइड करते हैं। इक्वेशन 1 में क्या था, ट्राइंगल ए डी ई डिवाइड बाय ट्राइंगल इक्वेशन 4, ट्राइंगल डी ई सी इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट अपॉन में हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, ये हमने कर दिया। यहाँ पे डी एम गया, हाफ हाफ गया। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिए।
इक्वल टू में आ जाएगा ए ई अपॉन ई सी। ठीक है, तो ट्राइंगल ए डी ई अपॉन में ट्राइंगल डी ई सी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी आ जाएगा। ठीक है, आगे अब हम करेंगे इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 को डिवाइड। अब हम इक्वेशन 2 और 3 को डिवाइड करेंगे। इक्वेशन 2 क्या था, ट्राइंगल ए डी ई इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू में हाइट अपॉन में ट्राइंगल। अब इक्वेशन 3 को ट्राइंगल क्या था, इन ट्राइंगल डी ई सी इक्वल टू हाफ इंटू में, इसके इक्वल टू एक ही बार लिखेंगे, इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू में हाइट। यहाँ पे डी एम चला जाएगा, हाफ हाफ चला जाएगा, क्या आएगा ए ई अपॉन में ई सी। ठीक है, तो क्या आया इसका आंसर, ट्राइंगल ए डी ई अपॉन में ट्राइंगल डी ई सी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। ठीक है, इसके पहले क्या आया था आंसर, ट्राइंगल ए डी ई अपॉन में ट्राइंगल बी डी ई इक्वल टू ए डी अपॉन में बी डी। ठीक है, इसको हम क्वेश्चन नंबर 5 दे देंगे, इसको क्वेश्चन नंबर हम 6 दे देंगे। ठीक है, अब चलिए आगे सॉल्व करते हैं। अभी यहाँ पे हम देखेंगे कि एंगल बी डी ई यानी ट्राइंगल बी डी ई और ट्राइंगल डी ई सी, ठीक है, ये दोनों कौन से दो लाइन के बीच में लाई करते हैं, बी सी और डी ई के बीच में लाई करते हैं। इसको यहाँ पे अभी हम लिखेंगे। अभी हमने जो देखा अभी उसको हम यहाँ पे लिखेंगे, ट्राइंगल बी डी ई एंड ट्राइंगल डी ई सी आर लाइंग बिटवीन पैरेलल line DE and BC and कॉमन साइड, उसके बीच में कॉमन साइड कौन सा था, DE। ठीक है, तो हम यहाँ से हम बोल सकते हैं कि सो ट्राइंगल BDE जो होगा इक्वल टू ट्राइंगल DEC कॉन्ग्रुएंट होगा। ठीक है, जिसका हम यहाँ पे लिख सकते हैं तो फिर कि ए डी अपॉन में बी डी इक्वल टू ए ई अपॉन में ई सी। ठीक है, जो हमें प्रूफ करना था हमने प्रूफ कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे हमने ट्राइंगल ए डी का एरिया का फॉर्मूला लगाया है, इसका मतलब यहाँ पे हमें लिखना तो पड़ेगा ना कि एरिया ऑफ आप ये लिख लिया ना, एग्जाम में आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। नहीं तो यहाँ पे भी लिखेंगे एरिया ऑफ ठीक है, तो इस तरीके से ये दोनों जो ट्राइंगल है इसके भी एरिया क्या होंगे, सेम हो जाएंगे, तो एरिया ऑफ। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 49 में हमसे बोला गया है फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम अप हुज स्क्वायर इज 365। ठीक है, जिसकी स्क्वायर का सम 365 हुए, ऐसे दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हमें फाइंड करने। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर मतलब क्या है, जैसे कि 3 है तो 3 के बाद 4, यानी ये दोनों कैसे हुए, कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर हुए। तो ऐसे हमें दो नंबर्स फाइंड करने हैं जिसके स्क्वायर का सम कितना हो, 365 हो। तो हमें दिया गया था, हम सबसे पहले उसको लेट करेंगे। चलिए लेट करते हैं। लेट टू कंजिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स आर एंड n+1 हम लेट कर देते। ठीक है, चलिए इन दोनों के बीच का डिफरेंस 1 होता है, इसलिए हम इसको n और n+1 हमने लेट किया है। चलिए आगे सोल्व करते हैं। आगे हमें बोला गया है कि इनकी स्क्वायर का सम कितना होगा, 365 होगा। सबसे पहले हम इनका स्क्वायर कर लेते हैं, n² और n+1 का स्क्वायर, इसका सम कितना होगा, 365 होगा। इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो इसको आगे सॉल्व करेंगे n² प्लस, इसको आगे फोल्ड करेंगे तो n² प्लस 2n प्लस 1 इक्वल टू 365। तो n² प्लस n² 2n² प्लस 2n प्लस 1 इक्वल टू 365। इसको अभी आगे सॉल्व कर इस साइड ले आएंगे, 2n² प्लस 2n प्लस 1 माइनस में 365 इक्वल टू 0। इसको 2n² प्लस 2n, इसको आगे सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा माइनस 364 इक्वल टू 0। अभी हम इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे। चलिए इसको जैसे 2 हमने कॉमन लिया तो n² प्लस n माइनस में 182 इक्वल टू 0। 2 कॉमन हो गया तो ये हो जाएगा n² प्लस n माइनस में 182 इक्वल टू 0। ठीक है, अभी देखिए ध्यान से,
अभी हमें ये करना है, इसको सॉल्व करना है, तो हम इसको स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व करेंगे। 1 इंटू 182 क्या 182 हो जाएगा। देखिए ये किसका नंबर्स होगा। अभी हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिसका सम या फिर सब्ट्रैक्शन 182 आए। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसका सबसे पहले हम फैक्टर फाइंड कर लेते हैं। 182 के फैक्टर हम फाइंड करेंगे। देखिए 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 13 7 जा और 7 1 जा। ठीक है, तो इसको हम सेट करते हैं। देखिए 13 और ये 7 2 जा 14। देखिए ध्यान से 14 माइनस 13 आपका कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, और इनका आप मल्टीप्लाई करोगे तो 182 तो आ ही रहा है। इसलिए हम कौन से दो नंबर मिले हमें 14 और 13। ठीक है, चलिए इसको आगे अब सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम पुट करेंगे तो n स्क्वायर प्लस 14n माइनस में 13n माइनस 182 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से n कॉमन ले लेंगे, n इक्वल टू n प्लस 14। यहाँ से हम क्या करेंगे माइनस 13 कॉमन ले लेंगे, तो माइनस में 13 हमने कॉमन लिया, तो यहाँ पे इसमें से हम 13 को कॉमन निकाल लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा n, ये प्लस हो जाएगा और ये 14 हो जाएगा। ठीक है, तो n माइनस 13 हो गया और n प्लस 14 हो गया। ठीक है, तो इसको जीरो के साथ कंपेयर कर लेंगे, तो n इक्वल टू n माइनस 13 इक्वल टू 0, n प्लस 14 इक्वल टू 0। तो n इक्वल टू 13 आ गया और n इक्वल टू माइनस 14 आ गया। हमें पता है n की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती है, इसको हम पॉजिटिव लिख देंगे, इसलिए n इक्वल टू आंसर क्या आ जाएगा 14। तो दो नंबर्स कौन से आए 13 और 14, ऐसे दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स है जिनका जिनका स्क्वायर का सम 365 होगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 13 एंड 14 आर दी टू consecutive positive integer whose sum of square is 365। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 50 आता है। क्वेश्चन नंबर 50 में हमसे बोला गया है सुभा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एन एनुअल सैलरी ऑफ 5000 and received an increment of 200 each year. In which year did his outcome reach 7000? ठीक है, इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है सुभा राव जो थी उन्होंने अपना वर्क स्टार्ट किया था 1995 में। उनकी तब एनुअल सैलरी थी 5000। अभी जैसे जैसे उनकी एज बढ़ती जा रही थी, हर एक साल में उनका इंक्रीमेंट हो रहा था 200 रुपीज़ का। तो कितने साल बाद उनका 7000 रुपीज़ हो जाएगा, ये हमें क्वेश्चन है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये आपका एपी का क्वेश्चन है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे सुभा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995। तब उनकी एनुअल सैलरी कितनी थी, तब उनकी एनुअल सैलरी जो थी वो थी 5000 रुपीज़। ठीक है, हर एक साल में उनका 200% का 200 रुपीज़ का इंक्रीमेंट हो रहा था। ठीक है, तो इस साल में उसका 200 रुपीज़ का इंक्रीमेंट हो रहा था। इंक्रीमेंट कितने का हो रहा था 200 रुपीज़ का इन ईच ईयर। फाइनल उनके पास अमाउंट कितना आ गया 7000 आ गया। जब उनके पास फाइनल 7000 अमाउंट आ गया, कितने साल बाद उनका 7000 अमाउंट आ गया हमें फाइंड करना। देखिए ध्यान से, इनिशियली उनके पास कितना था 5000 था, यानी ये हमारा ए हो गया, ए इक्वल टू 5000। ठीक है, अब हम फाइनली उनके पास कितना आया 7000 आ गया, यानी ये हमारे पास एन हो गया 7000। और उनके बीच का हर साल 200% 200 रुपीज़ का इंक्रीमेंट हो रहा था। दैट मीन्स डी उनका हो गया 200। हमें फाइंड क्या करना है एन, यानी कितने साल बाद उनकी सैलरी 7000 हो जाएगी। तो हम यहाँ पे एन का फॉर्मूला लगाएंगे, एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन हमें दिया गया है 7000, ए है 5000 प्लस एन माइनस 1, एन हमें फाइंड करना है, और डी हमें दिया गया है 200। तो 7000 माइनस 500 इक्वल टू एन माइनस 1 200। ये हो जाएगा आपका 7000 माइनस 5000 2000 इक्वल टू 200 एन माइनस 200। ये इस साइड आएगा तो 1800 हो जाएगा, सॉरी 2000 प्लस 200 इक्वल टू
200n, ये आपका जो 22,000 हो जाएगा, इक्वल टू 200n। इसको हम नीचे ले जाएंगे, 22,000 डिवाइड बाय 200 इक्वल टू n प्लस 2,200 होगा। यहाँ से 2 जीरो चला जाएगा तो 2 11 जाए, आंसर आपका n इक्वल टू 11 आ जाएगा। ठीक है, तो 11 साल बाद उनकी सैलरी जो हो जाएगी वो हो जाएगी 7,000। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 51, द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो द वेट ऑफ 30 स्टूडेंट ऑफ क्लास। ठीक है, 30 स्टूडेंट के क्लास का डिस्ट्रीब्यूशन हमें दिया गया है उनके वेट के हिसाब से। आगे बोला कि इसका हमें मीडियन फाइंड किए। चलो इसका मीडियन कैसे फाइंड करते हो, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये 2 कॉलम हमें दिए गए हैं, हम एक सी एफ का कॉलम बनाएंगे। ठीक है, सी एफ का कॉलम, आप सी एफ कैसे फाइंड करेंगे देखिए। एफ आई का जो सबसे पहला है उसको 2 लिख देंगे वैसे के वैसे। इसके बाद 3 + 2 5 होगा, 8 + 12 कितना हो जाएगा, 8 + 5 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। 13 + 6 कितना हो जाएगा, 6 और 3 आपका हो जाएगा 9, तो ये 19 हो जाएगा। और 19 और 6 कितना हो जाएगा, आपका 25 हो जाएगा। 25 + 3 कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ठीक है, ये हमने फाइंड कर लिया। आगे देखते हैं अब। भाई मीडियन फाइंड करने का क्या फॉर्मूला होता है, वो सबसे पहले अभी हम वो देख लेते हैं। देखिए ध्यान से, मीडियम n इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन में f इंटू में h। देखिए अब एक एक करके वैल्यू हम फाइंड करते हैं। देखिए सबसे पहले हमने सी एफ फाइंड कर लिया, यहाँ पे हमने सी एफ फाइंड कर लिया। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, n की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दिया गया है 30 होगा। ठीक है, n की वैल्यू क्वेश्चन में दिया गया है 30। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले n/2 फाइंड करेंगे। n/2 फाइंड कर लेते हैं। n/2 ये कितना हो जाएगा, आपका 15 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने n/2 फाइंड कर लिया। इसके बाद हमें यहाँ पे सी एफ की टेबल में देखें, n/2 हमारा 15 आया। तो भाई सी एफ की टेबल में देखेंगे, क्या सी एफ की टेबल में हमें कहीं 15 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो 15 के बाद जो इसमें लार्जेस्ट वैल्यू आ रही है 15 से, जो एग्जैक्ट है साइमल्टेनियस से उससे ज़्यादा आ रही है वो लेंगे। यानी 15 के बाद यहाँ पे 19 दिख रहा है तो 19 लेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब इसके ऊपर वाली वैल्यू को हम बोलते हैं सी एफ, ये हो गया हमारा सी एफ। ठीक है, ये जो आया, ये रो को पहले हम क्या करते हैं, एक बॉक्स बना लेते हैं जिसमें पता चले। इसकी ऊपर वाली वैल्यू को हम बोलते हैं सी एफ, ये हो गया हमारे पास एफ। और इसके बाद हमें फाइंड करना है एल, तो ये हो गया हमारे पास एल। ठीक है, अभी हमें क्या मिल गया, देखिए ध्यान से, एल मिल गया। एल कितना दिया गया, 55 मिल गया हमें। इसके बाद क्या मिल गया, एफ हो गया 6। इसके बाद सी एफ कितना हो गया, सी एफ हो गया 13। ठीक है, अभी एच फाइन है, तो एच क्या होता है, इसका हाइट क्लास डिफरेंस होता है। 5 का गैप दिख रहा है, तो एच हो जाएगा हमारा 5। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, सभी वैल्यू को सिर्फ इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। m इक्वल टू 55 प्लस n/2 कितना 15 था, माइनस सी एफ कितना हो गया 13, f कितना हो गया 6 इंटू में h कितना है 5। ठीक है, ये आगे सॉल्व करते हैं। 55 प्लस 6, 15 माइनस 30 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 डिवाइड बाई 6 इंटू में 5, 2 1 जा 2 3 जा 55 प्लस ये हो जाएगा 5/3। ठीक है, इसको अभी आगे सॉल्व करते हैं। अभी हम डिवाइड कर देंगे, यानी 3 डिवाइड बाई 5 करेंगे। 3 1 जा 3 हो जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, अब पॉइंट लगा के 0 जाएंगे। 3 6 जा 18 हो जाएगा, नहीं 1.6 समथिंग इसका आंसर आ रहा है। तो 55 प्लस 1.6, तो आपका फाइनल आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 56.6। ठीक है, क्या आएगा आपका फाइनल आंसर 56.6। तो हमारे मीडियन की वैल्यू कितनी आ गई 56.6। तो अभी यहाँ पे हम लिख देंगे कि मीडियन इक्वल टू 56.6। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 52 आता है हमारे सामने। 52 नंबर में हमें एक टेबल दिया गया और हमें बोला गया कि फाइंड दी मीन, यानी इसके हमें क्या फाइंड करना है, मीन फाइंड करना है। चलिए मीन का फॉर्मूला हमें पता था, कल वाले वीडियो में हम डिस्कस किया था, आज भी कर लेते हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये मीन फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपन में सिग्मा यू आई इंटू में एच। क्वेश्चन
क्वेश्चन में हमें ये कॉलम और एफ आई का कॉलम हमें दिया गया है। हमें और क्या क्या चाहिए, ए चाहिए, सिग्मा एफ आई यू आई चाहिए, एच चाहिए और ये एफ आई तो हमें दिया गया है। ठीक है, ये सब फाइन करने के लिए हम सबसे पहले एक्स आई फाइन करेंगे, फिर इसके बाद डी आई फाइन करेंगे, इसके बाद यू आई फाइन करेंगे, इसके बाद एफ आई यू आई फाइन करेंगे, फिर उनका सम फाइन करेंगे जिसमें हमें सिग्मा दिया है, तो हमको आंसर मिल जाएगा जो हमें चाहिए। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। अब देखो एक्स आई कैसे फाइन करते हैं, जो भी क्लास है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2। ठीक है, 65 प्लस 68 डिवाइड बाई 2 करोगे, आपका आंसर आ जाएगा 66.5। इसी तरीके से आगे बढ़ते जाएगा। देखिए इसमें क्या आ जाएगा, इसके बाद इसका आएगा 69.5, 72.5, 75.5, 78.5, 81.5 और आगे सॉल्व करेंगे, इसका आ जाएगा 84.5। अभी हमें डी आई फाइन करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो एक्स आई का जो मिड वैल्यू होगा उसको ले लेंगे, 3 ऊपर 3 नीचे, ये आ गया ये, तो इसको हम लेंगे मिड वैल्यू, इसका नाम हम ए दे देंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए इक्वल टू 75.5। अभी डी आई फाइन करने के लिए हम क्या करेंगे, ए माइनस एक्स आई करेंगे। ठीक है, डी आई का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस एक्स आई। ठीक है, तो 75.5 66.5 में माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा आंसर -9। ठीक है, फिर इसके बाद 75.5 में 69.5 माइनस करके आंसर आ जाएगा -6। इसके बाद इसको माइनस करके -3 आ जाएगा। ठीक है, इसमें से इसको माइनस करते 0 होगा। ठीक है, ऊपर ये नीचे 3 6 9। ठीक है, 0 के ऊपर सब नेगेटिव वैल्यू आता है, 0 के नीचे सब पॉजिटिव वैल्यू आता है। ठीक है, इसके आगे अब हम फाइन करेंगे यू आई। यू आई फाइन करने के लिए क्या करेंगे, जहाँ पे हमने ए लिख किया था उसके सामने भी वहाँ पे हम 0 लिखेंगे, उसके ऊपर -1 -2 -3 1 2 3। ठीक है, अभी हमें फाइन क्या करना है, एफ आई यू आई। तो एफ आई और यू आई को मल्टीप्लाई करते जाएंगे। देखिए ध्यान से, 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा, ये आपका -8 हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा और ये हो जाएगा 6। अभी हम क्या फाइन करेंगे, सिग्मा फाइन करेंगे। देखिए सबसे पहले एफ आई का सिग्मा फाइन करेंगे, ये सबका सम करोगे तो कितना आ जाएगा आपका आंसर। देखिए इसको प्लस करते, 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 और 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, 9 और 2 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 11 और 4 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक है, 15 और 5 जो होगा आपका 20 हो जाएगा, और 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा, और 8 प्लस करेंगे आपका हो जाएगा 30 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका 30 हो जाएगा। इसके बाद हम एफ आई यू आई भी फाइन करेंगे। एफ आई यू आई फाइन करने के लिए क्या करने के, +6 और -6 तो पहले बार चले जाएंगे, -8 +8 चले जाएंगे, यानी 7 -3 बचेगा। 7 -3 कितना होता है, 4। ठीक है, हमने फाइन कर लिया। हमें देखें सिग्मा एफ आई कितना आया, 30, सिग्मा एफ आई यू आई कितना आया, 4, और एच क्या होता है, क्लास डिफरेंस। क्लास डिफरेंस कितना है, 6 7 8 3 का क्लास डिफरेंस है, तो एच कितना आ जाएगा, 3। अब ये हमने क्या फाइन किया था, ये हमारे पास था 75.5। सिंपली अब हम क्या करेंगे, ये वाले फॉर्मूले में पुट कर देंगे। देखिए ध्यान से, तो अभी हम करेंगे एक्स बार इक्वल टू ए 75.5 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई कितना है, 4 डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई 30 इंटू में एच कितना हो गया, 3। इसको आगे सॉल्व करते हैं, 75.5 प्लस 4 3 12 डिवाइड बाई 30। इसको आगे सॉल्व करते हैं, 75.5, इसको आगे सॉल्व करेंगे। देखिए ध्यान से, 2 6 12, 2 1 2, 2 5 10, 3 2 6, 3 5 15, 2 डिवाइड बाई 5। ठीक है, ये कितना जाएगा, 0.4 हो जाएगा, तो 0.4। ठीक है, इसको आप प्लस कर लेंगे तो 75.5 प्लस 0.4 कितना हो जाएगा आपका फाइनल आंसर, 75.09 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर आएगा, 75.9 आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 53 आता है हमारे सामने। क्वेश्चन नंबर 53 में हमसे बोला गया है, अ बॉक्स कंटेन 90 डिस्क विच आर नंबरेड फ्रॉम 1 to 90। एक बॉक्स के अंदर 90 डिस्क रखा गया है, जिसके ऊपर हर एक बॉक्स के ऊपर 1 to 90 तक लिखे गए नंबर्स। इफ़ वन डिस्क इज ड्रॉन एट रेंडम फ्रॉम द बॉक्स, अगर उस डिस्क में से एक रैंडम डिस्क निकाला गया तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी, पहला क्या है, अ 2 डिजिट नंबर। ऐसे कितने प्रोबेबिलिटी फाइंड करो कि जो हमने अंदर से डिस्क निकाला है वो 2 डिजिट नंबर हो। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। आगे कैसे सॉल्व करेंगे, हमें गिवन क्या है,
एक बॉक्स है, तो अ बॉक्स कंटेन 90 डिस्क, ठीक है। हर एक डिस्क के ऊपर 1 to 90 तक ऐसे लेबल किया हुआ है, ठीक है। इसमें सबसे पहले हमें क्वेश्चन क्या बोला गया है, क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि अ 2 डिजिट नंबर, ठीक है। अगर हम क्या कर रहे हैं, उस बॉक्स में से हम कोई भी रेंडम उठा रहे हैं डिस्क, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी को 2 डिजिट नंबर वाला हम डिस्क उठाए। देखिए ध्यान से कितने हैं टोटल, इसके टोटल आउटकम्स बोले तो हम टोटल आउटकम्स कितना होगा 90 होगा, क्योंकि 90 डिस्क है। कौन कौन से होंगे 1 to up to 90 होगा, ठीक है। हमें ऐसे फाइंड करना है जो 2 डिजिट हो, तो 2 डिजिट कहाँ से स्टार्ट होगा 11 यानी 10 से स्टार्ट होगा। देखो 11 to 90 कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, और प्लस 1 तो वो 10 वाला करेंगे आपको कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी इक्वल टू फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल आउटकम, ठीक है। फेवरेबल आउटकम को हम बोलेंगे आर, टोटल आउटकम को बोलेंगे हमें एन, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे लेट कर लेंगे, लेट ए इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ई ऑफ ए इक्वल टू आर बाई एन, ठीक है। अब आर की वैल्यू हमने फाइंड की, कितना हुआ 90 हुआ, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 90 अपन में सॉरी आर की वैल्यू में क्या फेवरेबल आउटकम्स यानी टोटल 2 डिजिट नंबर कितने होंगे, वो कितना होगा यहाँ पे हम लिख देते हैं 2 डिजिट नंबर इक्वल टू 81, ठीक है। तो आर की वैल्यू 81, टोटल कितना था 90 था। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं हम, देखिए देख लेते हैं। देखिए 8 + 1 कितना 9 हो जाएगा, 3 से जाएगा, इसको 3 से जाते 2 3 जा 3 2 जा 6 हो जाएगा, और 3 7 जा 21, ठीक है। इसको करेंगे 3 3 जा 9 हो जाएगा, और ये 0 तो 30 हो जाएगा। इसको आगे सॉल्व करेंगे, देखिए ध्यान से वापस, तो 3 9 जा 27 हो जाएगा, और इसका 3 1 जा 3 0 यानी 9/10 आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। अब इसी के क्वेश्चन नंबर 2 में ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे बोला गया है अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ अ नंबर, ठीक है। अब हमें बॉक्स में से ऐसे डिस्क हम निकाले जो कि परफेक्ट स्क्वायर, ऐसे कितने नंबर हो गए ध्यान से देखिए। हम टोटल हमारे पास कितने आउटकम से 1 to लेके 90 तक है, ठीक है। हमें परफेक्ट स्क्वायर वाले नंबर चाहिए। देखिए 1 का स्क्वायर कितना 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 होगा, ये 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 होगा, 5 का स्क्वायर कितना 25 होगा, 6 का स्क्वायर कितना 36 होगा, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा, और 8 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 64, और 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81, ठीक है। हमारे पास कितने नंबर है 90 तक है, ठीक है। 10 का स्क्वायर करेंगे 100 हो जाएगा, तो वो हम नहीं लेंगे। तो ये हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स इतने आएंगे, कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि हम यहाँ पे क्या लिखेंगे अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर कितने होंगे, देखो गिन 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो ये 9 हो जाएगा, ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं। अब अभी हम लेट करेंगे, लेट बी इक्वल टू अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है। तो हमें बी की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो पी ऑफ बी इक्वल टू आर बाई एन। आर हमने कितना फाइंड किया था 9, और टोटल आउटकम्स कितने थे हमारे पास 90, ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर 1/10, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या बोला गया ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे बोला गया अ नंबर डिविजिबल बाई 5, ठीक है। क्या है अ नंबर डिविजिबल बाई 5, अ नंबर डिविजिबल बाय 5। देखिए ऐसे कौन से नंबर है जो 5 से डिवाइड हो जाए जिसके लास्ट में 0 आए या तो 5 आए। तो देखिए 1 to 10 में क्या होगा, 1 to 10 में एक 5 होगा, 10 होगा, इसके बाद कितना 15 होगा, 20 होगा, 25 होगा, 30 होगा, ठीक है। इसके लास्ट में अगर 0 और 5 जो आ रहे हैं वही 5 से डिवाइड होते हैं। इसके बाद क्या होगा 35 होगा, 40 होगा, 45 होगा, 50 होगा,
55 होगा, 60 होगा। इसके बाद क्या आएगा आंसर, 65 होगा, 70 होगा, 75 होगा, 80 होगा, 85 होगा और 90 होगा। ये हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स आ जाएंगे। यानी कि टोटल कितने नंबर्स हो सकते हैं जो 5 से डिवाइड हो जाएंगे, वो इतने हो सकते। कितने हुए देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ठीक है, टोटल कितने आउटकम्स हुए, फेवरेबल आउटकम्स 18 हुए। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे अ नंबर डिविजिबल बाय 5 इक्वल टू 18। हमें प्रोबेबिलिटी डिफाइन करनी है, तो उसको हम लेट करेंगे, लेट सी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नंबर डिविजिबल बाय 5। ठीक है, तो कितना होगा, पी ऑफ सी इक्वल टू क्या होगा, पी ऑफ सी इक्वल टू आर बाई एन। आर कितना है 18 और एन कितना है 19। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करते हैं। आगे ये कट होगा, देखिए ध्यान से, होगा 2 9 जा 18 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 9 बाई 45। आगे भी कट होगा, 9 1 जा 9, 9 5 जा 45। फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 1/5। ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई कि वो नंबर डिविजिबल बाय 5 हो, 1/5 होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 इसी का हमें बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे बोला गया है कि अ परफेक्ट क्यूब नंबर, अ परफेक्ट क्यूब नंबर के परफेक्ट क्यूब नंबर कौन कौन से होंगे, 1 to 9 में देखिए, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125। यानी ये तो इसके अंदर आएगा नहीं। ठीक है, सिर्फ 4 ही आएंगे। ठीक है, तो कितने होंगे फेवरेबल आउटकम्स, 4 हो गए। तो यहाँ पे हम आगे लिखेंगे अ परफेक्ट क्यूब कितने होंगे, टोटल 4 होंगे। ठीक है, अभी हम करेंगे लेट डी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी आप किसकी, अ परफेक्ट क्यूब नंबर। ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डी इक्वल टू आर बाई एन। ये कितना हो जाएगा, आर कितना हमने फाइंड किया, 4 फाइंड किया, एन कितना था 90। ठीक है, तो इसको आगे कट करेंगे, देखो 2 2 जा और 2 45 जा हो जाएगा। ठीक है, ये आगे सॉल्व नहीं होगा, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 2/45। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 54 आता है हमारे सामने। चलिए, इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है अनबाइस्ड कॉइन इज टोस्ट थ्राइस। ठीक है, एक अनबाइस्ड कॉइन को हमने 3 बार टोस्ट किया है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग टर्म। ठीक है, ये एक एक करके हम प्रोबेबिलिटी सबकी फाइंड करते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं इसको, मैंने सिखाया। देखिए, एक अनबाइस्ड कॉइन है जिसको हमने 3 बार टोस्ट किया है, तो उसके आउटकम्स कौन कौन से हो गए, पहले वो हम लिख लेते हैं, एच 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 टी। ठीक है, एक एक जगह पे हम टी टी रखते जाएंगे, आउटकम्स आपको लिखना सिखा रहा हूँ। एच टी एच टी एच एच टी 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 एच टी एच टी एच टी टी। ठीक है, टोटल कितने आउटकम्स होंगे, 8 होंगे। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे लिख देंगे टोटल फेवरेबल आउटकम कितने हुए, 8 हुए। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है, ये फेवरेबल आउटकम्स नहीं होंगे, टोटल आउटकम्स होंगे, 8 हुए। ठीक है, अभी मैं क्या फाइंड करना है, क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे बोला गया है एग्जैक्टली 2 हेड आर रिसीव। क्या बोला गया है, एग्जैक्टली 2 हेड आर रिसीव। ठीक है, ऐसे कितनी प्रोबेबिलिटी है, इसमें सिर्फ एग्जैक्टली 2 हेड आए। देखिए ध्यान से, 1 2 3, बस 3, क्योंकि इसका एग्जैक्टली 2 हेड है। 3 लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रोबेबिलिटी, यानी इसको हम लेट करेंगे, लेट ए इक्वल टू, यही जो सेंटेंस है ये आप लिख लेना। यहाँ पे लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू आर बाई एन। ठीक है, टोटल आउटकम्स कितने आएंगे, इसके अंदर एक्जैक्टली 2 है, तो उसको यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा। यहाँ पे लिखेंगे फ्यू, तो आर इक्वल टू कितने आए थे, एक्जैक्टली 2 है। देखिए ध्यान से, 1 2 3। ठीक है, एक्जैक्टली 2 बोला इसलिए हम इसको काउंट नहीं करेंगे, तो 3। ठीक है, आर कितना हो गया, 3 हो गया, और एन हमने फाइंड किया था कितना है, 8। यहाँ पे लिखेंगे 3/8।
8। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या बोला गया है? क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे बोला गया है एटलीस्ट 2 हेड आर रिसीव, एटलीस्ट 2 हेड आर रिसीव। देखिए एटलीस्ट 2 हेड आर रिसीव, यहाँ पे भी हम लेट करेंगे, लेट बी, यही सेंटेंस आप यहाँ पे भी लिख लीजिएगा कि एटलीस्ट 2 हेड बोला है, तो कम से कम दो हेड होना चाहिए। 2 हेड से ज़्यादा भी हेड हो सकते हैं। कितने हो गए हम काउंट करते हैं। देखिए इसमें 2 हेड है, 3 है, एंड 1 2 3 4। ठीक है, सिर्फ 4 ही है, कम से कम 2 होना चाहिए, उससे ज़्यादा हो सकता है। टोटल कितने हुए? 4। कौन कौन से हुए यहाँ पे हम सीधा लिख देते हैं, आप अच्छे से सेंटेंस में लिख लीजिएगा। आर कितना आया? 4। एन कितना था हमारे पास? 8। तो हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू आर बाई एन इक्वल टू 4/8। 4 1 जा, 4 2 जा, ये आपका फाइनल आंसर जाएगा 1/2। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी इसी का थर्ड नंबर आता है हमारे सामने। इसमें हमसे बोला गया है एटमोस्ट 2 हेड आर रिसीव, एटमोस्ट 2 हेड आर रिसीव, एटमोस्ट 2 हेड आर रिसीव्ड। इसका मतलब क्या? ज़्यादा से ज़्यादा 2 हो सकता है, लेकिन 2 से कम होगा तो भी चलेगा। देखिए 1 2 3 4, इसमें एक भी नहीं है, तो 5 6 7। ठीक है, कितने हुए? 7 हुए। तो आर की वैल्यू क्या हो गई? 7 हो गई। चलिए आगे सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे आर इक्वल टू कितना हो जाएगा? 7। एन इक्वल टू कितना था? 8। तो हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी, इसको हम सी नाम ले लेते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इक्वल टू आर बाई एन इक्वल टू 7/8। इसी का क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे बोला गया है मोर देन 2 हेड, मोर देन 2 हेड। ठीक है, 2 हेड से ज़्यादा हेड होने चाहिए। कौन सा है? सिर्फ एक ही मुझे दिख रहा है जिसमें 3 हेड है, तो इसकी फेवरेबल आउटकम्स क्या होगा? 1, यानी आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। तो यहाँ पे हम लिखेंगे आर की वैल्यू 1, एन की वैल्यू 8 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/8। ठीक है, यहाँ पे आपका पेपर नंबर 2 का पूरा सॉल्यूशन खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो इसे लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। इसके नेक्स्ट वीडियो में अभी हम पेपर नंबर 3 का सॉल्यूशन ला रहे हैं। तब तक के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा और जितने भी क्वेश्चंस कराए उसको अच्छे से सोल्व कीजिएगा। अगर कोई भी आपको डाउट है तो कमेंट कीजिएगा, हम उसका सॉल्यूशन आपको वापस से प्रोवाइड करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।